आज डे नंबर 71 में हम कवर करने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में से। देखते हैं रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, फिर हम एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू को री एग्जामिन करना कि अब उसकी वैल्यू कितनी है प्रेजेंट डेट में। ठीक है, तो फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि आपने फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटी को री एग्जामिन करना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वो कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हो अमंग द ऑल पार्टनर्स, ओके, और जहाँ फिर एक नए पार्टनर की एडमिशन हो रही हो, जहाँ फिर कोई पुराना पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा हो बाय रिटायरमेंट और डेथ। ओके, ये चारों ही केसेस में आपने री एग्जामिन करनी होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही क्यों है। अगर कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो जो एसेट है वैसे ही रहने दो, आने जाने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बेटा। अगर कोई पार्टनर आ रहा है तो उसे एक ट्रू वैल्यू चाहिए बैलेंस शीट में। आप बैलेंस शीट में अपना एसेट दिखा रहे हो 1 लाख रुपीज़ का, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 50,000, तो उसको तो बिजनेस ऐसा लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, आपके पास एसेट 1 लाख के हैं, लेकिन मार्केट में आपके एसेट निकले सारे 50,000 के। ठीक है, तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी मार्केट में, और उसकी जो वो शेयर भी देगा फिर अकॉर्डिंग टू दोज एसेट्स देगा। ओके, चाहे वो शेयर ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो शेयर ऑफ गुडविल हो, वो सारा कुछ अकॉर्डिंग टू रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ही देता है। ओके, अब सेम वे ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसलिए जरूरी है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कि अगर हमें कोई शेयर ऑफ गुडविल या फिर शेयर ऑफ कैपिटल मिल रहा है, वो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रू पिक्चर मिल रहा है। हमने बुक्स में हमारे एसेट शो किए हुए हैं 1 लाख, लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू हुई है 1,50,000। 50,000 बढ़ रही है। ठीक है, तो उससे भी ट्रू पिक्चर करने के लिए, वो ट्रू वैल्यू शो करने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को भी रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम तो एक एसेट की टोटल की बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख होंगे तो फायदा होगा ओल्ड पार्टनर को। अगर 50,000 रह जाएंगे री एग्जामिन करने के बाद तो न्यू पार्टनर को फायदा होगा जो भी अपकमिंग आ रहा है। लेकिन अब ये तो एक एसेट ही हुआ एक हिसाब से टोटल लोगे तो, लेकिन फर्म के बाद तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं ना, कईयों की वैल्यू कम होगी, कईयों की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो नेट इफेक्ट जो निकलेगा उसकी कैलकुलेशन करने के बाद ही एक्चुअल ट्रू पिक्चर सामने आएगी कि किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। इसलिए सभी पार्टनर एग्री होते हैं कि जब भी फर्म में उनकी मैनेजमेंट में या फिर उनकी कैपिटल में कोई चेंज आता है, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आए, चाहे नया पार्टनर आके उसमें चेंज लेकर आए, चाहे पुराना पार्टनर जाके उसमें चेंज लेके आए, तो वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं ताकि एग्जैक्ट पिक्चर ट्रू पिक्चर उनके सामने आ सके। ओके, तो चलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन की जो बेसिक जनरल एंट्रीज हैं वो तो सेम रहेंगी डिट्टो, जो हमने की हैं 59 डे में रीवैल्यूएशन अकाउंट अंडर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। ठीक है, तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ही कम जो जर्नल एंट्रीज है वो पूछी जाएंगी, बहुत ही कम। आपको मेनली क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको इस लेक्चर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही सिखाऊंगा, वो भी सिंपलेस्ट वे में। आपने कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं देखना, सिंपलेस्ट वे में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो समझते हैं हम। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटी आर शोन एट रीवैल्यूड वैल्यूज, जो भी उसकी रीवैल्यूड फिगर्स आई हैं उस पे ही बुक्स में हम शो करेंगे। ठीक है, उस केस में हम प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, और दूसरा केस है हमारे पास व्हेन वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी अल्टर्ड इन द बुक्स। हम बुक्स में जो भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू है वो अल्टर नहीं करते, वो डिट्टो रखते हैं सेम। उस केस में हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके,
तो चलिए पहले समझते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पूरा लेजर के टाइप का फॉर्मेट बनेगा। जस्ट इसमें डेट का कोई कॉलम नहीं होगा, क्योंकि एक ही डेट है। जब भी वो एडमिशन होगी पार्टनर की, उस डेट में ही ये बनता है, तो डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें आती है। ओके, तो चलिए 4 कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, दो साइड बन गई। लेफ्ट साइड हमारी डेबिट होगी, क्रेडिट होगी हमारी राइट साइड। ठीक है, अब डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या जाएगा, जब भी फर्म को नुकसान होगा जिस भी चीज से, वो जाएगा हमारा डेबिट साइड। चाहे वो एसेट हो, चाहे वो लाइबिलिटी हो, अगर फर्म का नुकसान हो रहा है तो वो हम डेबिट साइड डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और अगर फर्म का फायदा हो रहा है, चाहे वो एसेट से हो रहा हो, चाहे वो लाइबिलिटी से हो रहा हो, वो हम डालेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब जब भी बिजनेस के एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आता है तो वो उसका होता है नुकसान, और जब भी लाइबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो वो भी उसका क्या होता है, नुकसान। ओके, ये दोनों ही हमारे डेबिट साइड जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट के नुकसान कैसे हुआ, 1 लाख की चीज़ है आपकी और आपको मार्केट में मिल रहा है उसका 90,000, तो आपको 10,000 कम मिल रहा है, तो आपका नुकसान हो गया ना। सपोज सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपके पास कोई फ़ोन है, वो 50,000 वाला है, 10,000 वाला है, 20,000 वाला है, कोई भी फिगर ले लीजिए, मैं 50,000 ले लेता हूँ। ठीक है, नया फ़ोन लेकर आए हो आप, आपको पसंद नहीं आया और आपने बेचने के मार्केट में तो आपको आधा रेट मिला, 25,000 मिला। ठीक है, तो जो 25,000 नहीं मिला तो वो आपका नुकसान हो गया, आपके पैसे भी गए, फ़ोन भी नहीं रहा आपके पास। ठीक है, जब भी वैल्यू ऑफ एसेट में डिक्रीज आता है तो वो हमारा नुकसान हो जाता है। ओके, सेम वे ऐसे ही लाइबिलिटी के साथ होता है। अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाए बैठे बैठे, मीन्स आप, हमने देना था किसी को 50,000, अब उसने बोला 50 नहीं भाई 55,000 है, आपको गलती लगी है, तो 5,000 आपको और ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपका नुकसान ही है ना, आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इंक्रीज इन द लाइबिलिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान। ओके, ठीक है, इसके ओपोजिट अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारा फायदा हो रहा है, उसको हम डालेंगे क्रेडिट साइड। एंड लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मींस हमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो भी हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड। ओके, अब इसी प्रकार के आपके पास आ जाएंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मींस आपने कोई एसेट लिया है, उसका बिल मिसप्लेस हो गया, कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं आपके पास एसेट है। जब आपने री एग्जामिन किया एसेट्स को तो आपके पास एक एसेट निकला। ठीक है, अब वो बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब आप रिकॉर्ड करोगे जिसकी वैल्यू बुक्स में 0 है। अब उसकी चाहे 1 रुपया वैल्यू हो, चाहे 10,000 वैल्यू हो, वो आपका फायदा ही है ना। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, जितना भी वैल्यू होगी उसकी उतना ही आपका वो फायदा है, क्योंकि बुक्स में आपकी 0 वैल्यू थी, अब बढ़ रहे हैं आपके एसेट, तो फायदा है। कहां डालेंगे, क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली, अब इसके ऑपोजिट आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस आपका कोई भी लायबिलिटी ऐसी है जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी होगी, इंक्रीज होगी ना। उसकी पहले वैल्यू बुक में 0 थी, अब चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10,000 हो, है तो हमारा नुकसान ही, हमें देना पड़ेगा इन फ्यूचर वो पैसा। तो उस नुकसान को हम क्या करेंगे फिर, डेबिट, क्योंकि नुकसान सारे हम डालते हैं डेबिट साइड और फायदे डालते हैं क्रेडिट साइड। ओके, और इसके अलावा आपके पास आ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर तो आपकी प्रोविजन में इंक्रीज आ रहा है, क्वेश्चन में आपके पास प्रोविजन दी होगी कि डेटर पर आपने क्रिएट करनी है इतनी, तो आपकी प्रोविजन अगर बढ़ रही है, क्रिएट हो रही है, इंक्रीज आ रहा है, मीन्स नहीं आ रही है, तो आपका वो नुकसान ही होगा ना। आपने सोचा क्या है कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर जो ये वाले बंदे हैं 4-5, मुझे लगता है ये मेरे पैसे मार लेंगे, ये मुझे पैसे नहीं देंगे। डाउटफुल डेट तो वही होते हैं ना जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद ना हो, तो वो हम प्रोविजन रख लेते हैं कि इतना तो नुकसान हमारा फ्यूचर में होना है। तो वो नुकसान हमारा हो रहा है, तो नुकसान हम कहाँ डालते हैं, डेबिट साइड। ओके,
सेम वे इसके ओपोजिट है, आपकी बैलेंस शीट में प्रोविजन है 1000 की, आपको नहीं बनाने को बोल दिया 800, तो 200 आपकी प्रोविजन कम होगी तो आपको फ़ायदा हुआ ना, आपके वो डेटर गुड हो गए 200 वाले, तो उतना फ़ायदा आप डाल दोगे हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, फ़ायदे सारे डालने हैं क्रेडिट साइड। ओके, या फिर आपको ये भी आ सकता है कि आपके जो डेटर है अब सारे के सारे गुड हो चुके हैं, तो जितनी भी प्रोविज़न है वो सारी की सारी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, वो भी आपका फ़ायदा है। ठीक है, वो भी आप कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी बैलेंसिंग और टोटल लगा लेंगे। अगर हमारे पास डेबिट साइड ज़्यादा आती है, क्रेडिट साइड कम आती है, तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकला तो वो हमारा निकलेगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, डेबिट साइड छोटी आती है, तो डेबिट साइड हमारा बैलेंस निकलता है क्रेडिट साइड का, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। चाहे लॉस आए और चाहे आए प्रॉफिट, दोनों ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स में ही हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और होंगे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही। ओके, चलिए इसकी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है हमारे पास। वेरियस रीवैल्यूएशंस एंट्रीज का कॉन्सेप्ट है इसमें, मीन सारी जनरल एंट्री डालनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन में? ए एंड बी एडमिटेड देयर फ्रेंड सी इन द फर्म, द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन टुक प्लेस, पास नेसेसरी रीवैल्यूएशन एंट्रीज। रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड करनी है बुक्स में। ठीक है, ए से लेके जे तक आपको दिए हुए हैं ट्रांजैक्शंस या फिर रीवैल्यूएशन बोल लो। आप वन बाय वन सभी के अलग से जनरल एंट्री डाल लेंगे। ठीक है, वन बाय वन रीड करते जाएंगे, जनरल एंट्री डालते जाएंगे। तो चलिए फिर जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। और सबसे पहले ए पॉइंट है हमारे पास, बिल्डिंग ₹1,80,000 एप्रिशिएटेड बाय 20,000। अब इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे? एसेट को करेंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन को करेंगे क्रेडिट। ओके, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड लिखते हैं ना इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक है, तो क्रेडिट करना है फिर रीवैल्यूएशन को, तो लिखिए जनरल में डेट कॉलम में लिख लीजिए ए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1,80,000 की बिल्डिंग है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से, तो ये अमाउंट निकला हमारा 36,000 डेबिट एंड 36,000 क्रेडिट। ओके, बीइंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। नेक्स्ट बी पॉइंट है हमारे पास, फर्नीचर ₹65,000 एप्रिशिएटेड टू 80 पर 1000। अब इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ पर लिखा था पहले वाले में एप्रिशिएटेड बाय 20%, मीन 20% से बड़ा था। बाय जब वर्ड आ गया तो आपको वैल्यू कौन सी दी होगी? जितनी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है वो वैल्यू गिवन होगी। जब आपके पास वर्ड आ गया टू, उसका मतलब क्या है? आपके पास कौन सी वैल्यू होगी? जो न्यू वैल्यू आई है एसेट्स की। ओके, जो नया बना है उसका वैल्यू जो बुक्स में लिखा जाएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ है या फिर डिक्रीज कितना हुआ है वो आप कैसे निकालोगे? न्यू मार्केट वैल्यू से माइनस करोगे बुक वैल्यू जो ऑलरेडी बुक्स में है। ठीक है, तो जितना भी बैलेंस बचेगा वो हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। जैसे कि बी के केस में हमारे पास क्या है? 80,000 अब न्यू वैल्यू है जो रिवाइज्ड वैल्यू है, तो बुक वैल्यू कितनी थी? 65,000। तो रिवाइज्ड वैल्यू से जब माइनस किया 65,000 तो हमारे पास इंक्रीज कितना आया? 15,000 का। ओके, बस टू और बाय का ध्यान रखना, ऐसा ना हो टू को बाय मान लो और बाय को टू मान लो, इंक्रीज 80,000 का ही करके आ जाओ, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन गलत होगा तो कैपिटल अकाउंट भी गलत हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट गलत हुआ तो बैलेंस शीट तो ऑटोमेटिकली गलत होगी, बिकॉज उनके कैपिटल में बैलेंस चेंज हो जाएंगे। और उधर आप एसेट्स के बैलेंस चेंज कर दोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना आपका सारे का सारा क्वेश्चन गलत ना हो, पहले ही जो पहला स्टेप आपका रीवैल्यूएशन वहाँ पर गलती मत करना। तो चलिए फिर रिकॉर्ड करते हैं सेकंड जनरल एंट्री। बी पॉइंट लिख लीजिए, हमारे पास क्या बना? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना, डेबिट होगा एसेट। ओके, रीवैल्यूएशन को करेंगे हम क्रेडिट। वैल्यू कितनी आई थी? 80,000 माइनस 65,000, 15,000 डेबिट क्रेडिट में। ओके, नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एप्रिशिएटेड।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी, इक्विपमेंट ₹95,000 डेप्रिशिएटेड बाय 15,000, बाय लिखा हुआ है मीन्स 15,000 से वो कम हुए हैं, हमें ये डिक्रीज वैल्यू गिवन है। बाय लिख दिया तो डिक्रीज वैल्यू गिवन है, टू लिख दिया तो एग्जैक्ट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है। चलिए अब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट की जो एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं सी पॉइंट की, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट अकाउंट, कितना 15,000। ओके, नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग अ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट डिक्रीज्ड। अब जो रीवैल्यूएशन हमने पीछे समझा है उसमें हमने क्या किया था, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को कहाँ डालते थे, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, और इंक्रीज को डालते थे क्रेडिट साइड। ओके, वही हम यहाँ पर जनरल एंट्री में कर रहे हैं। जब भी इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ एसेट में, एसेट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड डाला था ना वो। सेम वे जब डिक्रीज होगी वैल्यू तो रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, तो एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि एसेट आएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डी, व्हीकल ₹1,40,000 डेप्रिशिएटेड टू 1 लाख। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। 1,40,000 का था, अब रह गया वो 1 लाख का, तो डेप्रिशिएशन कितनी लगी इसमें, 40,000 की। ओके, ये जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास, क्या इसकी, डी पॉइंट लिख लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, 1,40,000 माइनस करेंगे 1 लाख, तो अमाउंट आया हमारे पास 40,000। ओके, नरेशन आ जाएगी, बीइंग व्हीकल डेप्रिशिएटेड। नेक्स्ट है ई पॉइंट हमारे पास, स्टॉक ऑफ ₹18,000 ऑफ विच 6,000 इज एब्सोलेट। एब्सोलेट मीन्स खराब हो गया वो, अब ना वो बिक सकता है ना ही कहीं पे यूज़ किया जा सकता है, तो वो नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, वैल्यू ही कम होगी उतनी स्टॉक की कि 6,000 का खराब हुआ है, तो 6,000 की जनरेट रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, तो लिखिए ई पॉइंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 6,000 आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी, बीइंग स्टॉक रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पॉइंट, डेटर्स 25,000 प्रोविजन 10% इज रिक्वायर्ड फॉर डाउटफुल डेट्स। 10% प्रोविजन रखनी है, डेटर है 25,000 के, तो प्रोविजन करते हैं क्रिएट। फिर तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम उसको क्रेडिट करके, तो क्या हमारी एंट्री बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 25,000 के हमारे डेटर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10%, जो निकला 2,500। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। नेक्स्ट है हमारे पास जी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,000 इज अनरिकॉर्डेड। अब बैंक लोन पर इंटरेस्ट था 2,000, हमारी क्या है वो लाइबिलिटी है ना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी निकल आई है जी हमारी। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, उसमें भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट और लाइबिलिटी को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी क्रेडिट होकर ही क्रिएट होती है। ओके, तो जनरल एंट्री बन गई हमारी जी पॉइंट की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन अकाउंट 2,000 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू। नेक्स्ट है एच हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 9,000, इट इज रिड्यूस टू 6,000। 9,000 की प्रोविजन थी, अब 6,000 तक रिड्यूस करती है। टू लिखा हुआ है, बाय नहीं लिखा, जहाँ पर टू लिखा है। ठीक है, जब टू लिखा है तो आपको जो अमाउंट रिवाइज्ड है वो गिवन है, ना कि इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू। ओके, तो इंक्रीज कितना, हाँ डिक्रीज कितना आएगा प्रोविजन में, 3,000 का, 9,000 माइनस 6,000। ओके, अब क्रिएट जब प्रोविजन करते हैं तब हम करते हैं क्रेडिट। अब जब प्रोविजन हमारी रिड्यूस होती है, जब राइट ऑफ करते हैं, तो तब हम करते हैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और प्रोविजन को करते हैं डेबिट। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी एच की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, 9,000 माइनस 6,000 किया तो 3,000। नरेशन आ जाएगी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आई 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच रिटर्न ऑफ फ्यू ईयर अगो, नाउ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फाउंड ₹10,000।
अब ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया हमारा, बिकॉज हमने शेयर लिए थे 200 किसी कंपनी के 100 रुपये ईच पे 10,000 के, उस पर लॉस हुआ होगा तो हमने उसको राइट ऑफ करके ख़त्म कर दिया बुक्स में। लेकिन अब जब मार्केट में देखा तो वो स्टॉक दोबारा रिवाइज होके उसकी वैल्यू फिर से 10,000 हो चुकी है। ठीक है, अब ज़ीरो हुआ था फर्म पहले बुक्स में, अब 10,000 है तो हमारा फ़ायदा हो गया ना। तो जब भी फ़ायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। ओके, एंट्री बन जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 10,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट है जे, लास्ट पॉइंट है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ₹4,000। अब 4,000 हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, डिवेंचर लिए होंगे कोई, उस पर इंटरेस्ट हमें मिला नहीं है, एक्रूड लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा। एक्रूड हमारी क्या होती है, इनकम, तो ये बन गया हमारा एसेट। तो एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो उसको हम करेंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन को कर देंगे क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी जे की, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 4,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर्स। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 41, जर्नल एंट्रीज की इलस्ट्रेशन है। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, अ फर्म है सन्डी डेटर ऑफ ₹50,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ₹4,000, पास जनरल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस। टोटल 7 नंबर ऑफ केसेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सन्डी डेटर का बैलेंस दे दिया है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का भी बैलेंस दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको केसेस दिए हैं। तो आपको ये सारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का समझ लग जाएगा कॉन्सेप्ट एक ही इलस्ट्रेशन के साथ। ओके, सबसे पहला केस है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड एट 10%। ठीक है, 10% तक रिक्वायर्ड है एट 10%। तो संडे डेटर है हमारे पास 50,000, उसका 10% किया तो कितना बना, 5,000। लेकिन जो ऑलरेडी बुक्स में है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमें गिवन है ऊपर, वो है 4,000। तो कितना इंक्रीज आएगा प्रोविजन में, 1,000। ठीक है, क्रिएट हम करेंगे ओनली 1,000 की। तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो लिखिए पहली जनरल एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, अमाउंट आएगा 1,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग न्यू प्रोविजन क्रिएटेड 10% ऑफ 50,000 लेस ओल्ड प्रोविजन 4,000। अब सेकंड केस है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड एट 5%। पहले 10 थी, अब 5% रिक्वायर्ड है सारी। तो 50,000 का 5% किया तो ये बना 2,500। लेकिन ऑलरेडी बुक्स में हमारी प्रोविजन कितनी है, 4,000। अब क्या हो रही है, प्रोविजन डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो उस केस में हम प्रोविजन को क्या करेंगे, डेबिट। ओके, तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुरानी थी हमारी 4,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो न्यू है वो बनी है 2,500। तो हमारा डिफरेंस आया 1,500 का। ओके, अब नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस टू 5%। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इंक्रीज्ड बाय 3%। बाय 3%, जितनी थी उसको 3% से और बढ़ाना है। अब जब बाय लिखा आ जाए उसका मतलब क्या है, आपको इंक्रीज का अमाउंट दे दिया है या फिर रिड्यूस का अमाउंट दे दिया है। सामने लिखा है ना इंक्रीज्ड बाय, तो ये इंक्रीज का अमाउंट है। अगर लिखा हो रिड्यूस्ड बाय तो वो रिड्यूस करने का अमाउंट होता है। तो सिंपली इसकी इंक्रीज की जनरल एंट्री डालिए और 50,000 का 3% कर दीजिए। ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, इंक्रीज। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3% कीजिए, 1,500 अमाउंट आ जाएगा। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज्ड बाय 3% और 50,000।
नेक्स्ट केस है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज इंक्रीज्ड टू 12%। जहाँ पर वर्ड लिखा है इंक्रीज टू मींस नई प्रोविजन का अमाउंट आपके पास आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज का अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, टू लिखा हुआ है ना, जब टू लिखा हो तो आपके पास रिवाइज्ड वैल्यू आ जाती है किसी भी एसेट लायबिलिटी या फिर प्रोविजन रिजर्व की। ओके, अब 50,000 का 12% किया तो ये बन गया 6,000। ऑलरेडी बुक्स में जो प्रोविजन है वो है हमारी 4,000। ओके, तो हमारा इंक्रीज कितना आया, 6,000 माइनस 4,000, 2,000 का इंक्रीज आया जो हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। ओके, जर्नल एंट्री आपकी दो तरीके से ही बन सकती है। अगर आपकी प्रोविजन क्रिएट हो रही है तो आप रीवैल्यूएशन को करोगे डेबिट, प्रोविजन को करोगे क्रेडिट। अगर आपकी प्रोविजन हो रही है रिड्यूस, प्रोविजन को करोगे आप डेबिट, रीवैल्यूएशन को करोगे क्रेडिट। ठीक है, लेकिन इशू आपको क्या आएगा, मेन आपको अमाउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए भी कितने अमाउंट से डेबिट होगा और कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा। ओके, तो इस केस में हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 6,000 माइनस 4,000, 2,000। ओके, और नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड 12% ऑन 50,000 लेस प्रोविजन ऑलरेडी इन द बुक्स 4,000। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिक्रीज्ड बाय 5%। जहां पर लिखा क्या है, डिक्रीज्ड बाय लिख दिया ना, उसका क्या मतलब है, इतने अमाउंट से कम करनी है। ओके, तो 5% से कम कर देनी है प्रोविजन। 50,000 का 5% कर लीजिए, वो निकला 2,500। तो इतने अमाउंट से हमने कम करनी है, तो इतने अमाउंट की जर्नल एंट्री डाल देंगे। ओके, क्योंकि जर्नल एंट्री या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप इंक्रीज और डिक्रीज का अमाउंट ही रिकॉर्ड करते हो, रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते। यही बात ध्यान में रखना ऑलवेज। रीवैल्यूएशन में इंक्रीज और डिक्रीज्ड वैल्यू रिकॉर्ड होती है। जितने से भी इंक्रीज हुआ हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, प्रोविजन हो, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता। इंक्रीज हुआ तो वो रिकॉर्ड करना है कितने अमाउंट का हुआ, और डिक्रीज हुआ तो कितने अमाउंट का हुआ वो रिकॉर्ड करना है। रिवाइज्ड वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करनी। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी, इससे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है। तो ऑपोजिट जर्नल एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब 50,000 का 5% किया तो ये बनेगा 2,500। तो 2,500 से हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज्ड बाय 5% ऑन 50,000। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिक्रीज्ड टू 5%। यहाँ पर डिक्रीज टू आ गया, मीन्स आपको दी हुई है रिवाइज्ड वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज का अमाउंट नहीं दिया हुआ। टू लिख दिया ना, कि आपने डिक्रीज कब तक करना है, जब 5% रह जाएगी ना आपकी प्रोविजन, उस अमाउंट तक आपने डिक्रीज कर लेना है। मीन्स ये रिवाइज्ड वैल्यू दे दी है आपको। ओके, तो जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में है उसमें से आप डिक्रीज टू की वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल कर आ जाएगा। ओके, तो लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा 4,000 ऑलरेडी बुक्स में है, 5% किया 50,000 का तो ये हमारा 2,500। तो ये हमारा अमाउंट निकला 1,500। ओके, नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज्ड टू 5% ऑफ 50,000 subtracted from already available in the books rupees 4,000। ठीक है, और लास्ट केस है हमारे पास, ऑल डेटर्स आर गुड एंड द प्रोविजन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ऑल डेटर आर गुड्स का क्या मतलब है, कि हमारे सारे डेटर हमें पैसे दे देंगे, हमें अब कोई रिस्क नहीं है, सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, हमें कोई प्रोविज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी प्रोविज़न कितनी कम हुई, पूरी की पूरी कम होगी, जीरो होगी प्रोविज़न। तो रिड्यूस्ड बाय कितना हो गया, 4,000 से, जितनी थी टोटल अमाउंट से ही। ओके,
तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4000 एंड 4000। नरेशन आ जाएगी बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न बैक। नेक्स्ट लेसन है हमारे पास लेसन नंबर 42। नो गुडविल का कॉन्सेप्ट है इसमें। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? हनी एंड बनी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1 रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 इज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास और उसके बाद लिखा हुआ है सनी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इनटू द फर्म ऑन दैट date of balance sheet. It is decided that Sunny is to bring 12,000 as his capital. Stock is decreased by 2,000 and furniture is valued at 23,000. Machinery is to be depreciated by 5%. Sundry creditors have give up claim of 550. Pass the necessary journal entries. Prepare capital accounts of partner and balance sheet after Sunny's admission. तो इसमें आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा और जर्नल एंट्री डालने को भी बोला है, और कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। ठीक है, तो छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें, तो समझते हैं और पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट हम अपना प्रिपेयर करते हैं आज। तो सबसे पहले हम जितनी एडजस्टमेंट दी हुई हैं वो सारी की सारी के हम जर्नल एंट्रीज डाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास सनी इज ब्रिंग 12,000 एज हिज कैपिटल, तो वो कैपिटल लेकर आया है। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और डेट डाल दीजिए जो बैलेंस शीट की हमें दी हुई है 31st March 2018। जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आ रही है, पैसा है ना हमारे पास। ठीक है, 12,000 आ जाएगा कैश और कैपिटल भी 12,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सनी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय 2000। स्टॉक कम हो रहा है 2000 से। और फर्नीचर इज वैल्यूड एट 23,000। फर्नीचर की रिवाइज्ड वैल्यू दे दी है आपको। फर्नीचर है बुक्स में हमारा कितना 20,000 का, तो फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है 3,000 से। ओके, तो दोनों ही अलग अलग जनरेटेड जाएगी। एक तो हमारी इंक्रीज इन एसेट की आ गई फर्नीचर वाली और स्टॉक की आ गई डिक्रीज इन एसेट वाली। ओके, तो लिखिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट बाय 2000 है तो 2000 अमाउंट आ जाएगा। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड। सेम वे अब फर्नीचर वाइज रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री बन जाएगी। अमाउंट आ जाएगा हमारा 23,000 माइनस 20,000, 3,000 डेबिट एंड 3,000 क्रेडिट। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 5%। अब मशीनरी डेप्रीशिएट करनी है, मीन्स एसेट की वैल्यू कम होगी ना डेप्रीशिएट होके। मशीनरी है हमारे पास 22,000 की, तो चलिए लिखिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 22,000 है हमारे मशीनरी, उसका 5% कीजिए तो डेप्रिशिएशन बन गई हमारी 1,100। ओके, तो नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट हो रही है तो वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है ना, तो हमने डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट की जनरेटेड रिकॉर्ड की है। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर हैव गिव अप द क्लेम ऑफ ₹550। गिव अप कर दिया मींस हमें अब लाइबिलिटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा हो रहा है फ़ायदा। तो फ़ायदे को हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, तो लिखिए फिर जर्नल एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 550 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड। चलिए एक जर्नल एंट्री की हम स्पेस छोड़ लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले हमारा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आएगा रीवैल्यूएशन का, उसकी जर्नल एंट्री हम बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री है हमारे पास कैश टू कैपिटल। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये रीवैल्यूएशन को ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ही जाने वाली है। ओके,
सेकंड जनरल एंट्री है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। रीवैल्यूएशन इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखिए टू स्टॉक अकाउंट, कितना आया जी 2000। ओके, नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास है फर्नीचर टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन हो रहा है क्रेडिट, तो इसे लिखिए रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना है जी 3000। ओके, एंड नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास फिर से रीवैल्यूएशन हमारा हो रहा है क्या, डेबिट। तो इसको फिर लिखिए डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 1100। ओके, और नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो फिर से लिखिए क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 550। ओके, तो जो जर्नल एंट्री हमने सारी पोस्ट कर ली है, अब कर लेते हैं बैलेंसिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट की। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 3100 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 3550। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो डेबिट साइड बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड का, ठीक है। 3550 दोनों साइड टोटल लिख लीजिए, और टोटल में से जब हम डेबिट का टोटल सब्ट्रैक्ट करेंगे 3100 तो हमारा बैलेंस निकला 450। ये क्या निकला हमारा, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू हनीज कैपिटल अकाउंट, बनीज कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। तो 450 मल्टीप्लाई कीजिए 2/3 कीजिए, तो हनी का शेयर निकला 300, बनी का आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई 1/3 किया तो 150। ओके, अब इसकी जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर लीजिए आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हनीज कैपिटल अकाउंट टू बनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था ना, फिर से डेबिट कर दिया। 450 है प्रॉफिट, हनी का शेयर है 300 और बनी का है 150। ओके, तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:1। ओके, तो चलिए अब हम आगे प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 3 कॉलम बना लीजिए तीनों पार्टनर्स के और एक पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर हनी बनी सनी, पर्टिकुलर हनी बनी सनी। ओके, सबसे पहले डालेंगे हम हनी और बनी का बैलेंस, तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड ही डालना है। ओके, अब कोई स्पेसिफिक केस अगर आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको लिख कर दिया है उसने जी कि क्रेडिट बैलेंस है या फिर एसेट साइड लिख कर दे दिया, तो तब आप ऐसे डालोगे डेबिट साइड। ओके, हमारे पास लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस कितना है हनी का 30,000 एंड बनी का है 21,000। तो लिख दीजिए हनी का 30,000, बनी का 21,000। तो चलिए अब जनरल एंट्रीज पोस्ट कर देते हैं जो रिलेटेड टू है कैपिटल अकाउंट। पहली है हमारे पास सनी कैपिटल अकाउंट की एंट्री, इसमें कैश आ रहा है, सनी की कैपिटल हो रही है क्रेडिट। तो सनी कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट 12,000। ओके, नेक्स्ट हमारी लास्ट जनरल एंट्री है, उसमें हनी और बनी की कैपिटल हो रही है क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ। तो डाल दीजिए इसको बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, हनी की कैपिटल हो रही है 300 से क्रेडिट और बनी की हो रही है 150 से। ओके, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना कोई रिजर्व है ना कोई कम्युलेटिव प्रॉफिट लॉस है, और ठीक है। तो सिंपली अब इसे टोटल लगा देते हैं। हनी का टोटल आ गया हमारे पास 30,300 और बैलेंस भी इतना निकल जाएगा क्योंकि डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। तो लिखिए टू बैलेंस कैरी डाउन 30,300। सेम पे बनी का कैलकुलेट कर लीजिए, बनी का है 21,150, तो ये भी बैलेंस इतना ही आया 21,150 और सनी का आ जाएगा 12,000। ओके, तो चलिए फिर अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट आफ्टर सनीज एडमिशन। लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, क्रेडिटर थे 18,000 के पुरानी बैलेंस शीट में, लेकिन अब रिड्यूस किए हैं हमने, क्रेडिटर देखिए डेबिट किए हुए ना जनरल एंट्री में, तो माइनस कर दीजिए 550, तो ये निकला 70,450।
बिल पेबल हमारे पास दिए है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो एज इट इज ही रहेंगे 7,000। ओके, कैपिटल अकाउंट का आगे बैलेंस डाल लेते हैं जो नए हमने कैलकुलेट किए हैं। हनी बनी सनी के, हनी का है 30,300, बनी का है 21,150 एंड सनी का है 12,000। ओके, तो ये हमारे टोटल कैपिटल बनेगी 63,450 और लाइबिलिटी साइड हमारी कोई भी लाइबिलिटी नहीं जाने वाली। तो चलिए अब एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड हमारे पास सबसे पहले में दिया हुआ है कैश काउंट। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 8,000। जर्नल एंट्री में कैश हमारा डेबिट हो रहा है फर्स्ट जर्नल एंट्री में, जो सनी कैपिटल लेकर आया था 12,000 की। तो चलिए इसको ऐड कर देंगे, डेबिट हो रहा है तो कैश का बैलेंस हमारे पास आया 20,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक है हमारे पास 11,000, लेकिन स्टॉक हम कर रहे हैं क्रेडिट, मीन्स रिड्यूस कर रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए 2,000। तो स्टॉक का न्यू बैलेंस आया हमारे पास 9,000। ओके, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में डेटर्स 15,000 के। डेटर की कोई भी प्रोविज़न वगैरह या कुछ भी नहीं बताया हमें, तो सेम अमाउंट रह जाएगा डेटर का 15,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 20,000 का, और 20,000 का फर्नीचर है, लेकिन हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है 23,000 की। तो 3,000 इंक्रीज है तो ऐड कर दीजिए, तो इसकी रिवाइज्ड वैल्यू आ गई 23,000। ओके, लास्ट में हमारे पास मशीनरी। मशीनरी है 22,000 की, उस पर डेप्रिशिएशन हमने लगाई है 1,100 की। तो ये हमारा मशीनरी की न्यू वैल्यू आ जाएगी 20,900। ओके, तो चलिए फिर अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 87,900 और एसेट साइड का टोटल भी है 87,900। ओके, अब इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ लग गया होगा कि जो आप एक रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री डालते हो उसका कहाँ कहाँ इफेक्ट जाता है। एक तो आपका पहले जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, उसके बाद आपका जो नेट शेल निकलेगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज हुई हैं उन सभी का इफेक्ट आपका जाता है बैलेंस शीट में। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।